हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोग का हमारे चैनल एग्जाम्स क्रैकर्स में। फ्रेंड्स, आज हम लोग आर्थिक घटनाक्रम का दूसरा भाग यहाँ पे डिस्कस करेंगे और इसका जो फर्स्ट पार्ट है और इसके साथ जो राष्ट्रीय घटनाक्रम है और अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं हैं जो पूरे साल भर की हैं उसको हम लोग पॉइंट वाइज डिस्कस कर चुके हैं, जो हमारे प्लेलिस्ट में और लेबल है जिसका नाम है करंट अफेयर। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेकेंड पार्ट। और उससे पहले फ्रेंड, अगर अभी भी आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन भी दबा लीजिए ताकि ऐसे ही बेहतरीन अपडेट्स आपको मिलते रहें जो आपके परीक्षा के लिए बहुत उपयोगी साबित होंगे। तो चलिए देखते हैं आज का पहला पॉइंट। 26 नवंबर 2020 को भारत के लिए SDG सतत विकास लक्ष्य इन्वेस्टर मैप लॉन्च किया गया है। कौन कौन मिलकर लॉन्च किए हैं? UNDP, नाम याद रखिएगा, UNDP यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम और इन्वेस्ट इंडिया के द्वारा। SDG इन्वेस्टमेंट मैप में सतत विकास लक्ष्य में सक्षम 6 महत्वपूर्ण क्षेत्रों में निवेश अवसर वाले 18 क्षेत्र दिखाए गए हैं, जिसमें पहले से ही निवेश योग्य परिपक्व क्षेत्र हैं 10। ठीक है, तो ये 6 महत्वपूर्ण क्षेत्र इसमें निवेश के लिए दर्शाए गए हैं SDG इन्वेस्टर मैप में। तो ये आपको याद रखना है कि 6 क्षेत्र जो है कि इसमें डिसाइड किए गए हैं और इसमें 18 टोटल जो है कि ऐसे क्षेत्र हैं जिसमें निवेश योग्य क्षेत्र बताया गया है। SDG इन्वेस्टर मैप में अंतर दिखाया गया है सार्वजनिक क्षेत्र की प्राथमिकताओं तथा निजी क्षेत्र के हितों के बीच। दोनों में बैलेंस रखने की कोशिश की गई है इस रिपोर्ट में, इस मैप में। अक्टूबर 2020 में औद्योगिक उत्पादन के दौरान सुदूर फैक्ट्री संचालन को नियंत्रित करने वाले तथा वास्तविक समय के आधार पर गुणवत्ता संशोधन हेतु नोवेल इंडस्ट्री 4.0 तकनीक विकसित की गई है। तो आप नोवेल इंडस्ट्री का ये चौथा चरण है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। IIT खड़गपुर इसमें है और TCS द्वारा संयुक्त रूप से इसको विकसित किया गया है। तो इस पॉइंट को आप लोग याद रखेंगे। IIT खड़गपुर और TCS ने मिलकर नोवेल इंडस्ट्री 4.0 तकनीकी विकसित की है। अगला है 15 अक्टूबर 2020 को भारत कजाकिस्तान रक्षा सहयोग पर आधारित वेबिनार और एक्सपो का आयोजन किया गया, जिसकी थीम थी। तो भारत और कजाकिस्तान ने मिलकर डिफेंस जो कोऑपरेशन है उस पर एक जो है कि एक्सपो का आयोजन किया, जो ऑनलाइन था, वर्चुअल था। उसका थीम था मेक इन इंडिया फॉर द वर्ल्ड, इंडिया कजाकिस्तान रक्षा सहयोग, वेबिनार और एक्सपो। अक्टूबर 2020 में भारत कजाकिस्तान रक्षा सहयोग पर आधारित वेबिनार और एक्सपो का आयोजन किया गया फिक्की के द्वारा। ठीक है, भारत का जो कॉमर्स से रिलेटेड संस्था है, जो भी कॉमर्स की घटनाएं हैं उसको रेगुलेट करती है फिक्की और साथ में रक्षा मंत्रालय के रक्षा उत्पादन विभाग मिलके ये जो एक्सपो हुआ है इसको आयोजित किए हैं। तो इस पॉइंट को आप लोग याद रखिए। भारत कजाकिस्तान के रक्षा सहयोग जो वेबिनार हुआ है उसमें फिक्की और रक्षा मंत्रालय दोनों शामिल रहे हैं। अगला है 16 अक्टूबर 2020 को विश्व बैंक विकास समिति की 102वीं समग्र बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संपन्न हुई। इस बैठक में भारत की ओर से हिस्सा लिया वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने। इस पॉइंट को याद रखेंगे आप लोग। वित्त मंत्री ने विश्व बैंक की समिति की विकास समिति की बैठक में भाग लिया भारत की ओर से। 8 अक्टूबर 2020 को एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया एक्जिम बैंक द्वारा अफ्रीका देश जिम्बाब्वे को लाइन ऑफ क्रेडिट की स्वीकृति दी गई है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जिम्बाब्वे को एक्जिम बैंक के द्वारा लाइन ऑफ क्रेडिट की स्वीकृति दी गई है लगभग 310 मिलियन US डॉलर की। तो अफ्रीकी देश जिम्बाब्वे को एक्जिम के द्वारा लाइन ऑफ क्रेडिट प्रदान की गई है 310 US मिलियन डॉलर की, याद रखेंगे जिम्बाब्वे को। अक्टूबर 2020 में IRDAI द्वारा जटिल नियमों से मुक्त व सस्ती बीमा पॉलिसी प्रदान करने के उद्देश्य से सभी बीमा कंपनियों हेतु सरल जीवन बीमा पॉलिसी लागू करने का दिशा निर्देश जारी किया गया है। इस बीमा योजना के तहत प्रत्येक व्यक्ति करा सकता है 5 लाख से 25 लाख रुपए तक जीवन बीमा जिसकी उम्र 18 से 65 के बीच में है। तो IRDA के द्वारा एक
पॉलिसी जारी किया गया है। ठीक है, तो ये सभी बीमा कंपनियों के लिए रहेगा जिसका नाम है सरल जीवन बीमा पॉलिसी। वो सारी ये पॉलिसी लगा सकती हैं और प्रति व्यक्ति जो चाहे ले सकता है, जिसका बीमा वैल्यू 5 से 25 लाख तक होगा और उम्र 18 से 65 साल तक होगा। IRDA द्वारा निर्देशित सरल जीवन बीमा पॉलिसी जारी करने की तिथि 1 जनवरी 2021 से है। ठीक है, तो 1 जनवरी 2021 से इसको लागू किया जाएगा, सरल जीवन बीमा पॉलिसी। तो इसको कौन लॉन्च किया गया है, किसके द्वारा डायरेक्टेड है, तो ये IRDA। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, IRDA के द्वारा ये रेगुलेट की गई है। अगला पॉइंट है न्यू डेवलपमेंट बैंक द्वारा मुंबई मेट्रो रेल परियोजना हेतु स्वीकृत ऋण है। तो न्यू डेवलपमेंट बैंक NDB और का मुंबई मेट्रो रेल परियोजना में इसका निवेश है। इसका ऋण है $241 मिलियन। अक्टूबर 2020 में भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ, ठीक है, भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ की महिला शाखा FLO ने महिलाओं को सशक्त बनाने हेतु समझौता ज्ञापन पर साइन किया है राष्ट्रीय कौशल विकास निगम के साथ। ठीक है, तो राष्ट्रीय कौशल विकास निगम के साथ फिक्की की महिला विंग ने साइन किया है ताकि महिलाओं को और सशक्त बनाया जा सके। सितंबर 2020 में अमेरिकी कंपनी जनरल अटलांटिक द्वारा 3,675 करोड़ रुपए का निवेश रिलायंस रिटेल वेंचर लिमिटेड में किया गया है। याद रखिए इस पॉइंट को, अमेरिकी कंपनी है जनरल अटलांटिक, कंपनी का नाम याद रखेंगे और साथ ही ये रिलायंस वेंचर लिमिटेड में निवेश करी है, इसको भी आप लोग याद रखेंगे। अगला पॉइंट है अगस्त 2020 में राज्यसभा में वित्त मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों के अनुसार प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत महिला ऋण लाभार्थियों की सूची में शीर्ष 5 राज्य हैं। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, याद रखेंगे, जो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना है उसमें महिलाओं को ऋण देने का जो क्रम है उसमें सबसे ज़्यादा ऋण देने वाला प्रदेश है तमिलनाडु। ठीक है, दूसरे नंबर पे पश्चिम बंगाल है, तीसरे नंबर पे कर्नाटक है और बिहार यहाँ पे चौथे नंबर पे। इसके बाद महाराष्ट्र है। देखिए बिहार का इसमें जो है कि भाग बहुत बढ़िया रहा है, तो बिहार चौथे स्थान पे है, आप देख सकते हैं, और तमिलनाडु पहले स्थान पे है। उपरोक्त 5 राज्यों की महिलाओं को कुल मुद्रा लोन मिला है 52%। तो केवल यही 5 राज्य मिलके 52% का लोन प्रदान कर चुके हैं जितना स्वीकृत है मुद्रा लोन के तहत महिलाओं के लिए। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट है, इसको आप लोग याद रखेंगे। अगस्त 2020 में प्रतिस्पर्धात्मक संस्थान की साझेदारी में निर्यात तैयारी सूचकांक 2020 जारी किया गया है नीति आयोग द्वारा। अगला है निर्यात तैयारी सूचकांक 2020 की संरचना में शामिल 4 स्तंभ है। तो निर्यात तैयारी सूचकांक किसके द्वारा लॉन्च किया गया, तो नीति आयोग, इसको ध्यान रखिएगा। और इसमें 4 स्तंभ है, 4 पॉइंट इसमें फोकस किए गए हैं। तो इसमें नीति है, व्यवसाय है, परितंत्र है, निर्यात है, निर्यात परितंत्र और निर्यात निष्पादन है। तो मुख्यतः इसमें आप देख सकते हैं नीति है, व्यवसाय परितंत्र है और निर्यात परितंत्र है और साथ ही निर्यात निष्पादन है। इस सूचकांक के अनुसार सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्यों में अधिकांश तटीय राज्य हैं। ठीक है, तो निर्यात जो भी किया जा रहा है आप लोगों को पता है, मैक्सिमम हमारा जो होता है वो कोस्टल माध्यम के थ्रू होता है, महासागरीय का जो रूट है उसके हिसाब से होता है। तो इसमें जो तटीय राज्य हो जाहिर सी बात है अग्रणी रहेंगे। और इसमें शीर्ष 3 राज्य कौन कौन है ये देख लेते हैं। तो पहले नंबर पे गुजरात है, दूसरे नंबर पे महाराष्ट्र है और तीसरे नंबर पे तमिलनाडु है। उत्तर प्रदेश का स्थान 11वां है। ठीक है, गुजरात इसमें नंबर 1 है, महाराष्ट्र नंबर 2 और तमिलनाडु तीसरे नंबर पे। ध्यान रखिएगा निर्यात तैयारी सूचकांक के अकॉर्डिंग जो नीति आयोग के द्वारा जारी किया गया है। निर्यात तैयारी सूचकांक 2020 के अनुसार भूमि से घिरे हुए राज्यों में, ठीक है, जो स्टेट लैंडलॉक हैं उसमें राजस्थान का प्रदर्शन सर्वश्रेष्ठ रहा है। ठीक है, जिसके बाद तेलंगाना और हरियाणा है। ठीक है, तो निर्यात के मामलों में राजस्थान नंबर 1 है, जो भी भूमि से आबद्ध जो राज्य हैं उनमें। दूसरे नंबर पर तेलंगाना है। निर्यात तैयारी सूचकांक 2020 के अनुसार हिमालयी राज्यों में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले शीर्ष राज्य उत्तराखंड है। ठीक है,
और केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली है। तो उत्तराखंड हिमालयी राज्यों में और लैंडलॉक में तेलंगाना और तटीय राज्यों में आप कह सकते हैं नंबर 1 पे गुजरात है और केंद्र शासित प्रदेशों में दिल्ली है निर्यात तैयारी सूचकांक 2020 के अनुसार। अगला है 1 जनवरी 2020 को प्रधानमंत्री द्वारा MSME क्षेत्र के तकनीकी क्षमता उन्नयन हेतु लॉन्च किया गया तकनीकी मंच पोर्टल है चैंपियंस आप याद रखेंगे किसके लिए है, तो MSME माइक्रो स्मॉल और मीडियम जो भी इंटरप्राइजेज हैं उनके लिए ये चैंपियंस नामक एक पोर्टल लॉन्च किया गया है प्रधानमंत्री के द्वारा। और चैंपियंस का फुल फॉर्म हम लोग देख लेते हैं, क्रिएशन एंड हारमोनियस एप्लीकेशन ऑफ मॉडर्न प्रोसेस फॉर इंक्रीजिंग द आउटपुट एंड नेशनल स्ट्रेंथ। 1 जुलाई 2020 से सरकार द्वारा MSME की परिभाषा में महत्वपूर्ण परिवर्तन किया गया है। ठीक है, जो भी माइक्रो स्मॉल और मीडियम इंटरप्राइजेज हैं, जो भी एंटिटी हैं, उनका डिफिनीशन बदला गया है कि उसमें मिनिमम कितना उनके पास कॉस्ट होना चाहिए, कितना टर्नओवर होना चाहिए, इस तरह का उसमें चेंजेस किया गया है। तो इसको देख लेते हैं। और बाकी चैंपियंस जो भी पोर्टल है उसका संबंध MSME से है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले सूक्ष्म उद्योग है। ठीक है, माइक्रो जो इंटरप्राइजेज हैं जिसमें संयंत्र और मशीनरी में 1 करोड़ रुपए तक निवेश होता था, जबकि उसको कारोबार होता है 5 करोड़ तक। ठीक है, और लघु उद्यम में कौन है, जिसमें संयंत्र व मशीनरी अथवा उपस्कर में 10 करोड़ रुपए का निवेश होता है और उसका कारोबार 50 करोड़ तक। मध्यम में इसमें संयंत्र और मशीनरी अथवा उपस्कर में 50 करोड़ का निवेश होता है और कारोबार उसका 250 करोड़ रुपए का होता है। ठीक है, तो ये नई जो है कि परिभाषा दी गई है तीनों की, आप देख सकते हैं। मिनिमम 1 करोड़ से 5 करोड़ है, आप कह सकते हैं माइक्रो, और लघु 10 करोड़ से लेके 50 करोड़ और मध्यम 50 से लेके 250 करोड़। ठीक है, इसका आप रेंज याद रखेंगे, हो सकता है एग्जाम में नई डेफिनेशन के अकॉर्डिंग पूछा जा सकता है। 29 अप्रैल 2020 को राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन निप पर गठित कार्यदल की अंतिम रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2020-25 तक की अवधि के दौरान देश में अवसंरचना के क्षेत्र में कुल निवेश होने का अनुमान है 111 लाख करोड़ रुपए। ठीक है, तो 111 लाख करोड़ रुपए का अनुमान है किसमें, राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन। तो नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन पे 111 लाख करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है। वित्त वर्ष 2020-25 की अवधि में अवसंरचना पर होने वाले अनुमानित पूंजीगत व्यय लगभग 71% पूंजीगत व्यय है और निजी क्षेत्रों में निवेश होनी है वे हैं क्रमशः 24%, ऊर्जा के क्षेत्र में, सड़कों में 18%, शहरी क्षेत्रों में 17% तथा रेलवे में 12%। ठीक है, तो जो 71% की जो पूंजी है उसमें 24% एनर्जी पे खर्चा किया जाएगा और 18% सड़क पे, 17% शहर के विकास के क्षेत्र में और रेलवे में 12% इसको खर्चा किया जाएगा। भारत में राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन के कार्यान्वयन में केंद्र सरकार व राज्य सरकारों की साथ में निजी क्षेत्र का हिस्सा क्रमशः अनुमानित है। 39% इसमें केंद्र सरकार का हिस्सा होगा, 40% राज्य सरकार का होगा, 21% निजी कंपनियों की भी हिस्सेदारी इसमें रहेगी। तो इसमें 3 पॉइंट शामिल है, आप इसको याद रखेंगे। केंद्र भी है, राज्य भी है और साथ में निजी संपत्तियां भी हैं, निजी आप कह सकते हैं कंपनियां भी हैं। ठीक है, तो 39, 40 और 21। अगला है राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन पर अंतिम रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2018 में भारत की GDP 2.6 ट्रिलियन डॉलर थी, जिसमें सेवा क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र एवं कृषि क्षेत्र की हिस्सेदारी क्रमशः आप दे सकते हैं। तो सेवा क्षेत्र 54% की हिस्सेदारी थी 2.6 ट्रिलियन में और 31% हमारा इंडस्ट्रियल एरिया था, 15% कृषि क्षेत्र की भागीदारी थी। इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, आप लोग याद रखेंगे। 54% सबसे ज़्यादा सेवा क्षेत्र और उसके बाद उद्योग क्षेत्र और तीसरे नंबर पे कृषि क्षेत्र। राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2030 तक, ठीक है, ये अभी का हाल था, 2030 तक सेवा क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र तथा कृषि क्षेत्र में की हिस्सेदारी कितना होगी,
58% इसमें सेवा क्षेत्र की हिस्सेदारी होगी, 34% उद्योग क्षेत्र की हिस्सेदारी होगी और 8% कृषि क्षेत्र की हिस्सेदारी होगी, ऐसा अनुमान है। ठीक है, तो अनुमान आप लोग एक बार ध्यान में रखिएगा, बहुत ही खतरनाक है। आप कह सकते हैं कृषि का एकदम परसेंटेज कम हो गया है और उद्योग का बहुत ही कम परसेंट बढ़ा है, जो बढ़ा है सेवा में। फरवरी 2020 में केंद्र सरकार द्वारा मंजूर राष्ट्रीय तकनीकी वस्त्र मिशन के अंतर्गत तकनीकी वस्त्रों के वार्षिक निर्यात पर जो वर्तमान में 14,000 करोड़ रुपए है को बढ़ाकर 2020 से 21 तक 20,000 करोड़ रुपए करने का लक्ष्य है। संयुक्त राज्य अमेरिका विश्व में तकनीकी वस्त्रों का सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता दोनों है। ठीक है, तो पूरे विश्व में 23% हिस्सा केवल यूएसए का है, जबकि विश्व तकनीकी वस्त्र बाजार में भारत का हिस्सा 4 से 5% के बीच ही है। ठीक है, तो विश्व तकनीकी वस्त्र बाजार में भारत का हिस्सा 4 से 5% है और अमेरिका का हिस्सा सबसे ज़्यादा है। अगला है 21 जनवरी 2020 को देश में नवाचार और स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने हेतु केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित किया गया है राष्ट्रीय स्टार्टअप परामर्श परिषद को। भारत में स्टार्टअप्स कंपनियों के लिए सशक्त परिवेश का निर्माण करने हेतु आवश्यक उपायों के संबंध में केंद्र सरकार को परामर्श देगी राष्ट्रीय स्टार्टअप परामर्श परिषद। 10 जनवरी 2020 को राष्ट्रीय ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2019 जारी किया गया है। ठीक है, इसको जारी करता है केंद्रीय बिंदु मंत्रालय के द्वारा राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक जारी किया जाता है। इसमें हम लोग राज्यों की स्थिति देख लेते हैं। तो राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2019 में शीर्ष प्रदर्शन करने वाले राज्य जिन्हें एचीवर की श्रेणी में रखा गया है, एचीवर जो शीर्ष राज्य हैं, हरियाणा, कर्नाटक, केरल। एक हरियाणा है नंबर 1 पे, उसके बाद कर्नाटक, उसके बाद केरल। ऊर्जा दक्षता संबंधित इस तरह का पहला सूचकांक राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2018 जारी किया था। ये आप कह सकते हैं दूसरा है। ठीक है, 1 अगस्त 2018 को पहला किया गया था। राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2019 को विकसित किया गया है ऊर्जा दक्षता ब्यूरो द्वारा अलायंस फॉर एनर्जी एफिशिएंट इकोनॉमिक सहयोग से। अगला है जनवरी 2020 में प्रकाशित इंडिया 2020 एनर्जी पॉलिसी रिव्यू, जो भारत के संदर्भ में IEA द्वारा की गई पहली समीक्षा है, को प्रकाशित किया गया है अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी और नीति आयोग के सहयोग से। इस पॉइंट को आप लोग याद रखिएगा। जनवरी में जो प्रकाशित हुआ है इंडिया 2020 एनर्जी पॉलिसी रिव्यू, इस शीर्षक से जो रिपोर्ट प्रकाशित की गई है वो IEA है। ठीक है, इंटरनेशनल एनर्जी एसोसिएशन आप कह सकते हैं एजेंसी और नीति आयोग, ये दोनों मिल के इंडिया 2020 एनर्जी पॉलिसी रिव्यू प्रकाशित किए गए। जनवरी 2020 में नीति आयोग द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2017 में कुल प्राथमिक ऊर्जा आपूर्ति में 44% योगदान कोयले द्वारा उत्पादित ऊर्जा का है। ठीक है, 2017 तक जो भी ऊर्जा मिल रही है उसमें 44% योगदान, मतलब आधे के आसपास कोयले का है, जबकि कुल विद्युत उत्पादन में कोयले का प्रतिशत 74% है। ठीक है, तो कुल विद्युत उत्पादन की बात किया जाए तो कोयले का प्रतिशत 74 है, मतलब 2/3, और प्राथमिक ऊर्जा आपूर्ति में 44% योगदान है कोयले का, अभी भी बहुत अधिक है। वर्ष 2017 में वैश्विक स्तर पर कोयला उत्पादन में भारत का स्थान दूसरा है। 2017 में चीन पहले नंबर पे कोयला उत्पादन में है। ठीक है, इंडिया स्किल रिपोर्ट 2020 के अनुसार उच्चतम नियोजितता वाले शीर्ष 5 शहर हैं मुंबई, हैदराबाद, पुणे, नई दिल्ली और बंगलुरु। ठीक है, इंडिया स्किल रिपोर्ट के अनुसार उच्चतम नियोजनीयता, ठीक है, मतलब सबसे ज़्यादा रोजगार देने वाले शहरों में मुंबई नंबर 1 पे है, उसके बाद हैदराबाद, तीसरे नंबर पे पुणे है, चौथे नंबर पे दिल्ली, 5वें पे बेंगलुरु है। अगला पॉइंट है वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन द्वारा जारी अद्यतन आंकड़ों के अनुसार 2019 में कच्चा इस्पात उत्पादक शीर्ष 3 देश हैं। तो पहले नंबर पे चीन, दूसरे पे भारत, जापान तीसरे नंबर पे है। ठीक है, तो भारत ने जापान को पीछे छोड़ के दूसरा स्थान हासिल किया है।
तो कच्चा इस्पात उत्पादक में भारत दूसरे नंबर पे पूरे वर्ल्ड में और चीन पहले नंबर पे है। 23 अक्टूबर 2019 को भारत सरकार द्वारा महारत्न का दर्जा प्रदान किया गया हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड तथा पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड को। तो ये दो संस्थाओं को मिला है महारत्न कंपनी का दर्जा, इसमें हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड तथा पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड को। और साथ ही कमेंट करके ज़रूर बताएं कि अब टोटल कितने महारत्न कंपनियां शामिल हो गई हैं। चलिए अगला देखते हैं, इसको ज़रूर याद रखेंगे। इंडिया 2020 एनर्जी पॉलिसी रिव्यू के अनुसार वैश्विक स्तर पर भारत तीसरा सबसे बड़ा तेल उपभोक्ता और चौथा सबसे बड़ा तेल शोधक और रिफाइंड उत्पादों का शुद्ध निर्यातक है। ठीक है, तेल शोधक और रिफाइंड जो उत्पाद हैं उनका निर्यात में चौथे नंबर पे भारत है और तेल उपभोक्ता में तीसरे नंबर पे है। ठीक है, तेल उपभोक्ता तीसरे नंबर का है वर्ल्ड में, और आप कह सकते हैं कि जो रिफाइंड उत्पाद हैं और तेल शोधक होता है, तेल का शोधन होता है, उसमें भारत का निर्यात में चौथा नंबर है। ग्रीन पीस द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार सबसे कम प्रदूषित शहर मिजोरम के लुंगलेई को घोषित किया गया है, जबकि सबसे प्रदूषित शहर घोषित किया गया झरिया झारखंड को। ठीक है, तो इस इम्पॉर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा। ग्रीन पीस संस्था है, ठीक है, जो भी प्रदूषण वगैरह क्षेत्र है या पर्यावरण के क्षेत्र में काम करती है। इसके द्वारा जारी स्वतंत्र रिपोर्ट के अनुसार जो मिजोरम का लुंगलेई शहर है वो सबसे कम प्रदूषित है भारत का, और सबसे ज़्यादा प्रदूषित शहर झरिया है जो झारखंड का है, जिसे कोल नगरी के नाम से भी जाना जाता है। दोनों पॉइंट याद रखेंगे। ग्रीन पीस रिपोर्ट के अनुसार 2018 में शीर्ष 10 प्रदूषित शहरों में उत्तर प्रदेश के 6 शहर शामिल हैं, जिसमें नोएडा है, गाजियाबाद है, बरेली है, प्रयागराज है, मुरादाबाद और फिरोजाबाद। 10 दिसंबर 2019 को जारी इंडिया स्किल रिपोर्ट 2020 में सम्मिलित गतिविधियां हैं वी बॉक्स राष्ट्रीय नियोजिता परीक्षण तथा इंडिया हायरिंग इंटेंट सर्वे। अगला पॉइंट है इंडिया स्किल रिपोर्ट 2020 के अनुसार समग्र नियोजितता में गिरावट दर्ज की गई है। यह वर्ष 2019 के 47.38% से कम होकर वर्ष 2020 के 46.21% पर पहुंच गई है। ठीक है, तो नियोजितता में लगातार गिरावट हो रही है। अगला पॉइंट है 16 अक्टूबर 2020 को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF का 190वां सदस्य देश कौन बना है? तो एंडोरा। याद रखिएगा, एंडोरा IMF का 190वां सदस्य बना है। एंडोरा द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की सदस्यता हेतु आवेदन किया गया था जनवरी 2020 में। एंडोरा कहाँ पे है? तो फ्रांस और स्पेन के बीच में है। इसकी अवस्थिति याद रखिएगा एंडोरा की, क्योंकि अभी चर्चा में है। विश्व में खाद्य सुरक्षा एवं पोषण की स्थिति 2020 की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2019 में लगभग 690 मिलियन लोग भूखमरी जैसे परिस्थितियों में थे, जो वैश्विक जनसंख्या का लगभग 8.9% है। तो 690 मिलियन लोग अभी भी भूखमरी जैसे हालातों का सामना कर रहे हैं, जो पूरी जनसंख्या में, पूरे विश्व की जनसंख्या में 9% का भाग बनाते हैं। तो वर्ष 2019 में लगभग 690 मिलियन लोग भूखमरी जैसे परिस्थितियों में थे। ठीक है, जो पिछले वर्ष 2018 की तुलना में 10 मिलियन अधिक है। ठीक है, कितनी दुखद बात है कि कम होना चाहिए, जबकि यहाँ पे भूखमरी बढ़ रही है। आप देख सकते हैं वो भयावह स्थिति हो रही है। 10 मिलियन जो है कि अधिक हो गए पिछली बार के अपेक्षा। पिछली बार 680 थे, इस बार 10 मिलियन हो गए, और 5 वर्षों में 60 मिलियन भूख से पीड़ित लोगों की वृद्धि हुई है। उल्टा हो रहा है, दुनिया विकास कर रही है बट जो भूखमरी है वो बढ़ रही है। कैसा है? दुर्लभ संयोग आप कह सकते हैं। विश्व में खाद्य सुरक्षा एवं पोषण की स्थिति 2020 रिपोर्ट के अनुसार भारत में वर्ष 2004-06 में अल्पपोषित लोगों की संख्या 249.4 मिलियन थी, जो 17-18 में घटकर 189.2 हो गई। भारत में अल्पपोषितों की संख्या घट रही है। भारत में 5 वर्ष से कम आयु के ठीगने, ठीक है, छोटे कद के बच्चों की संख्या वह 2012 के 47.8% के मुकाबले 2019 में 34.6
7 हो गई है, जो कि अब इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो पोषण है वो थोड़ा मिल रहा है बच्चों को, लेकिन अभी भी नाकाफ़ी है, क्योंकि अभी भी 34% बच्चे चिकने कद के रह जा रहे हैं, क्योंकि उनके पास उचित पोषण नहीं है। भारत में 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों में मोटापा वर्ष 2012 के 1.9 से घट के 2019 में 1.6% हो गया। विश्व बैंक के आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2020 में कम और मध्यम आय वाले देशों में धन प्रेषण में 19.7% गिरावट के साथ धन प्रेषण रहने का अनुमान 445 बिलियन रहने का अनुमान है। गिरावट है लगभग 20% का कोरोना की वजह से। और 2019 में शीर्ष 5 धन प्रेषण प्राप्त करता, ठीक है, धन प्रेषण मतलब जो पैसा आपके एनआरआई भेजते हैं भारत में, वहाँ काम करते हैं और यहाँ पैसा भेजते हैं। तो भारत नंबर 1 पे रहा है, चीन दूसरे पे, मैक्सिको तीसरे पे, ठीक है। तो कई वर्षों से भारत नंबर 1 पे है और इस बार भी है। जून 2020 में जारी विश्व बैंक समूह की अर्धवार्षिक रिपोर्ट वैश्विक आर्थिक संभावनाएं 2020 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2019 में भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि 4.2% रहने का अनुमान है, जबकि अगले 2 साल 20 और 21 में -3.2 और 3.1 रहने का अनुमान है। तो ये रिपोर्ट कभी कभी पूछ लेता है फ्रेंड, तो विश्व बैंक का ये रिपोर्ट है भारत का वृद्धि दर के अनुमान का, तो इसको आप लोग एक बार याद रख सकते हैं। 17-18 में भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि रही है 7% और 6.1%, ऐसा ही विश्व बैंक की रिपोर्ट बताती है। वैश्विक आर्थिक संभावनाएं रिपोर्ट 2020 के अनुसार वर्ष 2019 में सर्वाधिक तेज आर्थिक वृद्धि के संदर्भ में बांग्लादेश शीर्ष पर रहा है, ठीक है। तो बांग्लादेश की जो आर्थिक वृद्धि रही है, जीडीपी दर की वृद्धि रही है, वो सबसे अधिक रही है पूरे वर्ल्ड में 8.2% की, ठीक है, 2019 में। और इसी रिपोर्ट के अनुसार 2019 में वैश्विक विकास दर 2.4% है और 20 में -5.2% और 21 में 4.2% होने की संभावना है, ऐसा ये रिपोर्ट बता रही है। अगला है 13 मई 2020 को संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी विश्व आर्थिक स्थिति एवं संभाव्य मध्य 2020 के अनुसार 2020 में वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद में संकुचन होने का अनुमान है 3.2% का, ठीक है, 3.2% का। अगला है जनवरी 2020 में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO द्वारा जारी विश्व रोजगार और सामाजिक दृष्टिकोण प्रवृत्ति 2020 वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक ट्रेंड 2020 के अनुसार वर्ष 2019 में वैश्विक बेरोजगारी दर है 5.4%। याद रखिएगा, वैश्विक बेरोजगारी दर 5.4% है। हाल ही में हुरून अनुसंधान संस्थान, हुरून रिसर्च सेंटर और शिकागो सेनकांग अंतर्राष्ट्रीय केंद्र द्वारा संयुक्त रूप से हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट जारी किया गया है, ठीक है। इसको याद रखिएगा आप लोग, हुरून पॉपुलर है, इससे अक्सर पूछ लिया जाता है रिच लिस्ट वगैरह। तो इसमें सिर्फ 5 अरबपति आपके सामने दिख रहे हैं, जिसमें नंबर 1 पे जेफ बेजोस हैं, ठीक है, इनकी कंपनी अमेजॉन है। तो अमेजॉन के ये हैं जेफ बेजोस, जिसकी संपत्ति 140 बिलियन डॉलर है, ठीक है, अमेरिका के रहने वाले हैं। दूसरे नंबर पे बर्नार्ड अर्नाल्ट हैं 107 बिलियन डॉलर के साथ, इनकी कंपनी है HVMH, ठीक है, सॉरी LVHM, फ्रांस के हैं ये। दूसरे नंबर पे बर्नार्ड अर्नाल्ट, तीसरे नंबर पे बिल गेट्स, चौथे पे वॉरेन बफेट हैं और पाँचवें पे मार्क जुकरबर्ग हैं फेसबुक वाले, ठीक है। और बिल गेट्स तीसरे नंबर पे आप देख सकते हैं, सारे अमेरिका के हैं, बस एक फ्रांस आ गए हैं बीच में, बर्नार्ड अर्नाल्ट, ये दूसरे नंबर पे हैं। हुरून ग्लोबल रिच रिसर्च लिस्ट में 2020 में भारत से 137 अरबपतियों को सूचीबद्ध किया गया है, ठीक है। और शीर्ष 10 में एकमात्र जो भारतीय शामिल हैं वो हैं रिलायंस इंडस्ट्री के प्रमुख मुकेश अंबानी, जिनको 9वां स्थान मिला है। तो इसको याद रखिएगा, हुरून ग्लोबल लिस्ट में भारत के सबसे उच्च स्थान पर रहने वाले व्यक्ति हैं रिलायंस इंडस्ट्री, जो 9वें नंबर पर रहे हैं, ठीक है। और इसके अनुसार सबसे युवा भारतीय अरबपति कौन है, तो 26 वर्षीय रितेश अग्रवाल, ठीक है। तो कमेंट करके ज़रूर बताइए रितेश अग्रवाल ने किस कंपनी की स्थापना करी है, ठीक है। अगला पॉइंट है 9 दिसंबर 2019 को
संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा जारी मानव विकास रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2018 में विश्व में औसत जीवन प्रत्याशा 72.6 है। याद रखिएगा, विश्व की ये प्रत्याशा है, जीवन प्रत्याशा 72.6 वर्ष है। ठीक है। और मानव विकास सूचकांक में 189 देश शामिल किए गए हैं। और इस रिपोर्ट के अनुसार पिछले वर्ष की भांति इस वर्ष भी 0.954 मूल्य के साथ मानव विकास सूचकांक में नॉर्वे को नंबर 1 स्थान मिला है। ठीक है। और सबसे नीचे नाइजर है 189 नंबर पे। ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2019 के अनुसार सर्वाधिक लैंगिक समानता वाले देशों में स्विट्जरलैंड नंबर 1 पे है। ठीक है। यहाँ पे महिलाओं और पुरुषों की समानता सबसे करीब है स्विट्जरलैंड में। ठीक है। और मानव विकास रिपोर्ट के अनुसार भारत की स्थिति मध्य मानव विकास वाले देशों में है, जो 129 नंबर पे है। याद रखिएगा, मानव विकास रिपोर्ट 2019 के अनुसार भारत का स्थान 129वें नंबर पे है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स 2020 के अनुसार रैंकिंग में 86.8 अंकों के साथ न्यूजीलैंड शीर्ष पे है, और उसके बाद सिंगापुर को दूसरा, हांगकांग को तीसरा, डेनमार्क को चौथा और दक्षिण कोरिया को 5वां स्थान मिला है। तो ईज ऑफ डूइंग के अनुसार सबसे पहले नंबर पे कौन है? तो न्यूजीलैंड, दूसरे पे सिंगापुर और तीसरे पे हांगकांग। और सबसे निचले स्थान पे ईज ऑफ डूइंग में सोमालिया रहा है, और भारत 63वें नंबर पे रहा है। ठीक है। भारत 63वें नंबर पे रहा है ईज ऑफ डूइंग में, और पिछले वर्ष 17वें नंबर पे था। तो इसमें सुधार हुआ है, आप देख सकते हैं, 6 अंकों का। 14 अक्टूबर 2019 को जारी एडेलगिव फाउंडेशन द्वारा हुरून शोध संस्था द्वारा एडेलगिव हुरून भारतीय परोपकारियों की सूची के अनुसार शिक्षा क्षेत्र के लिए 826 करोड़ रुपए के दान के साथ शीर्ष पे SCL के चेयरमैन शिव नाडर हैं। ठीक है। तो इस बार थोड़ा हमको लग रहा है चेंज हुआ है। जो परोपकारियों की सूची में हमेशा अजीम जी प्रेम जी रहते थे, इस बार शिव नाडर जी आ गए हैं, जो SCL के चेयरमैन रहे हैं। ठीक है। दुबई वर्ल्ड एक्सपो का आयोजन किया गया। 30 पॉइंट को आप लोग याद रखेंगे शिव नाडर जी को। 1 अक्टूबर 2021 से 31 मार्च 2022 तक दुबई वर्ल्ड एक्सपो का आयोजन किया जाएगा। जुलाई 2020 में ग्लोबल ई वेस्ट मॉनिटर 2020 रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक स्तर पर सर्वाधिक ई वेस्ट उत्पादक देश क्रमशः पहले नंबर पे चीन है, दूसरे नंबर पे USA है, तीसरे नंबर पे भारत है। ठीक है। आप देख सकते हैं, सबसे ज़्यादा वेस्ट उत्पादन करने वाले में चीन पहले नंबर पे, USA दूसरे नंबर पे और भारत तीसरे नंबर पे है। ई वेस्ट है जो इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट है, उसकी बात हो रही है। ग्लोबल ई वेस्ट मॉनिटर 2020 के अनुसार विश्व में 2019 में कुल ई वेस्ट उत्पादित हुआ है 53.6 मिलियन मीट्रिक टन का। और इसके अनुसार वैश्विक में प्रति व्यक्ति ई वेस्ट औसत उत्पादन 7.3 किलोग्राम है। तो प्रति व्यक्ति लगभग 7 किलोग्राम इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट उत्पादन करता है। जून 2020 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF द्वारा जारी वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक अपडेट के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था में वृद्धि की दर अनुमानित है क्रमशः 4.2%, फिर -4.5% और उसके बाद 6%। ठीक है। 18 में 6.1 रही है। तो ये IMF के अकॉर्डिंग है, हम लोग वर्ल्ड बैंक के अकॉर्डिंग से पहले देखे हैं, तो दोनों का आंकड़ा आप लोग एक बार ध्यान रख सकते हैं। पूछा जाता है कभी कभी। ऊर्जा पारगम्य सूचकांक 2020 में शीर्ष स्थान स्वीडन को मिला है, और भारत का स्थान 74वां है। ऊर्जा पारगम सूचकांक में द्वितीय और तृतीय स्थान पर क्रमशः स्विट्जरलैंड और फिनलैंड रहे हैं। अंतिम स्थान हैती को मिला है। अक्टूबर 2020 में द फ्यूचर ऑफ जॉब्स रिपोर्ट 2020 के अनुसार ठीक है, ये रिपोर्ट वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जारी की गई है, द फ्यूचर ऑफ जॉब रिपोर्ट। रूस की अध्यक्षता में पहली ब्रिक्स वित्त मंत्रियों की एवं केंद्रीय बैंक के गवर्नरों की बैठक 9 नवंबर को हुई है। तो 120 ब्रिक्स की जो अध्यक्षों की भी बैठक हुई है, वो रूस के द्वारा ही हुई है। तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। वर्ल्ड टूरिज्म बैरोमीटर अगस्त सितंबर 2020 के अनुसार 2020 की पहली छमाही में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन में गिरावट 65% की हुई है। वो तो होनी ही थी, बट ये है कि 65% बहुत ज़्यादा गिरावट हुई है।
30 सितंबर 2020 को जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार जून अंत 2020 में भारत का विदेशी ऋण 554.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर रहा है, जो मार्च 2020 की तुलना में 3.9 बिलियन डॉलर कम है। जीडीपी और बाह्य ऋण का अनुपात जून अंत में 2020 में बढ़कर 21.8 हो गया है, जबकि मार्च के अंत में 20.6 था। अगला पॉइंट है 30 सितंबर 2020 को जारी आंकड़ों के अनुसार भारत के बाह्य ऋण का सबसे बड़ा घटक वाणिज्यिक उधार है। उसके बाद क्रमशः भारतीय निवासियों की जमाएं और उसके बाद अल्पावधिक व्यापारिक ऋण। ठीक है, तो इस पॉइंट को आप लोग याद रखिएगा। भारत का जो बाह्य ऋण है, एक्सटर्नल डेप्ट है, उसमें सबसे बड़ा उधार वाणिज्यिक उधार है, कमर्शियल उधार जो लिया गया है। उसके बाद अनिवासी जो भारतीय उनका डिपॉजिट्स हैं, और उसके बाद अल्प अवधि के लिए लिया गया व्यापारिक ऋण है। अगला सितंबर 2020 को जारी विदेशी ऋण के आंकड़ों के अनुसार जून 2020 के अंत में भारत के बाह्य ऋण में सर्वाधिक ऋण अमेरिकी डॉलर 53.9% में लिए गए हैं। उसके बाद भारतीय रुपया है 31.6 में, उसके बाद जापानी येन है। ठीक है, तो याद रखिएगा सबसे ज़्यादा ऋण अमेरिकी डॉलर में लिए गए हैं 53.9%, उसके बाद भारतीय रुपया, फिर येन, फिर SDR और उसके बाद यूरो। 7 जुलाई 2020 को जारी ग्लोबल रियल एस्टेट ट्रांसपेरेंसी इंडेक्स 2020 के अनुसार 99 देशों की सूची में सबसे अंतिम स्थान पर लीबिया है, जबकि शीर्ष पर यूके है। ठीक है, यूनाइटेड किंगडम नंबर 1 पे है ग्लोबल रियल एस्टेट ट्रांसपेरेंसी इंडेक्स में। ठीक है, भारत का स्थान 34वां है। अगला है जून 2020 में अंगटाड द्वारा जारी विश्व निवेश रिपोर्ट की थीम है इंटरनेशनल प्रोडक्शन बियॉन्ड द पैंडेमिक। याद रखिएगा, अंगटाड द्वारा जारी विश्व निवेश रिपोर्ट की थीम इंटरनेशनल प्रोडक्शन बियॉन्ड द पैंडेमिक है। विश्व निवेश रिपोर्ट के अनुसार विश्व प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्रवाह 2019 के 1.54 मिलियन डॉलर की तुलना में 40% तक कम होने का अनुमान है। 40% तक इसमें गिरावट होने की संभावना है। वर्ष 2005 यह पहला अवसर है जब प्रत्यक्ष विदेशी निवेश 1 ट्रिलियन के नीचे रहेगा। अगला है वर्ष 2005 के बाद यह पहला अवसर है जब प्रत्यक्ष, हो गया पॉइंट। विश्व रिपोर्ट के अनुसार, निवेश रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2021 में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश हेतु अनुमानित है 5 से 10% की कमी के साथ। विश्व निवेश रिपोर्ट के अनुसार 2019 में सर्वाधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश अंतर्वाह वाले शीर्ष 5 देश कौन के हैं? तो USA है, सबसे ज़्यादा FDI आया है, उसके बाद चीन, उसके बाद सिंगापुर, उसके बाद नीदरलैंड, फिर पाँचवें नंबर पे आयरलैंड है। इस रिपोर्ट के अनुसार 2019 में से सर्वाधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश बहिर्वाह आउटफ्लो जो उस देश से गया है, तो जापान सबसे ज़्यादा निवेश किया है, उसके बाद अमेरिका, उसके बाद नीदरलैंड। इसी रिपोर्ट के अनुसार 2019 की रैंकिंग में सर्वाधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश आकर्षित करने वाले शीर्ष 20 देशों में भारत 9वें स्थान पे है। ठीक है, तो FDI के मामले में भारत 9वें स्थान पे है, जबकि 2018 में 12वें स्थान पे था। 22 सितंबर 2020 को अंगटाड द्वारा जारी व्यापार और विकास रिपोर्ट 2020 के अनुसार 19, 20, 21 में विश्व उत्पादन वृद्धि दर पूर्वानुमानित है 2.5, -4.3 और 4.1%। इसी रिपोर्ट के अनुसार 19-20 में भारत की उत्पादन वृद्धि दर कितनी अनुमानित है? 4.2, -5.9% और 3.9%। अगला है 7 अक्टूबर 2020 को जारी फोर्ब्स इंडिया रिच लिस्ट 2020 के सूची में 88.7 बिलियन डॉलर की संपत्ति के साथ मुकेश अंबानी सबसे नंबर 1 पे रहे। और हुरून इंडिया रिच लिस्ट के अनुसार शीर्ष भारतीय भी यही रहे हैं, रिलायंस के मुकेश अंबानी। और फॉर्चून पत्रिका द्वारा सितंबर 2020 में फॉर्चून 40 अंडर 40 सूची जारी की गई है, जिसमें शामिल किया गया सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के प्रमुख CEO अडार पूनावाला को और रिलायंस जियो बोर्ड के डायरेक्टर ईशा अंबानी तथा आकाश अंबानी, दोनों टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में। वर्तमान फ्यूचर 40 अंडर 40 की सूची में शामिल एक अन्य भारतीय हैं सायोमी इंडिया के प्रबंधक निदेशक मनु कुमार जैन। अगस्त 2020 में जारी फॉर्चून ग्लोबल 500 2020 की सूची में शीर्ष स्थान पे USA की रिटेल कंपनी वॉलमार्ट। याद रखिएगा, USA की वॉलमार्ट नंबर 1 पे है। और इसी में भारत की 7 कंपनियों को शामिल किया गया, जिसमें शीर्ष पे रिलायंस इंडस्ट्री है और टोटल नंबर पे 96 नंबर पे है। और 2020 में जारी फोर्ब्स अरबपतियों की सूची में 113 बिलियन की संपत्ति के साथ अमेरिका के संस्थापक जेफ बेजोस हैं। तो ये फोर्ब्स का अलग है फ्रेंड, इनका भी पूछा जाता है और हुरून लिस्ट भी पूछा जाता है।
और इसी में 36.8 बिलियन डॉलर के साथ मुकेश अंबानी 21वें नंबर पे हैं। ठीक है, इसको आप लोग याद रखेंगे। और दिसंबर 2000 फॉर्चून इंडिया 500 की सूची में शीर्ष स्थान पे यही है रिलायंस इंडस्ट्री। और 100 सर्वाधिक शक्तिशाली महिलाओं की सूची में सबसे शक्तिशाली जर्मनी की चांसलर एंजेला मार्केल हैं। ठीक है, और उसके बाद एक और जो चर्चित नाम है ग्रेटा थेनबर्ग का, इनका 100वां स्थान है। 100 शक्तिशाली महिलाओं की सूची में 2019 में पहली बार शामिल भारत के वित्त मंत्री सीतारमण का स्थान 34वां है। ठीक है, तो पहली बार इनको शामिल किया गया, तो इनका स्थान आप लोग याद रख सकते हैं। पहली बार वित्त मंत्री को शामिल किया गया है। सितंबर 2019 में जारी वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक के अनुसार कुल 153 देशों की सूची में आइसलैंड को सबसे कम लैंगिक भेदभाव वाला घोषित किया गया, जबकि सर्वाधिक लैंगिक भेदभाव यमन में है। वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक में भारत का स्थान 112वां है, पिछले बार 108वां था। तो ये देख रहे हैं बढ़ रहा है, तो थोड़ा दिक्कत की बात है। वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक 2020 के अनुसार भारतीय राजनीति में आज भी महिलाओं की सक्रिय भागीदारी बहुत कम है। आंकड़ों के अनुसार केवल 14.4% महिलाओं का ही संसद में प्रतिनिधित्व है। ठीक है, जबकि मंत्रिमंडल में महिलाओं का केवल 23.1% भागीदारी है, जबकि विश्व में इसका नंबर 59वां है। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हैं संसद में भागीदारी भारत की बहुत ही कम है। 23.1% मंत्रिमंडल में है और संसद में 14.4 है, जो विश्व में 122वें नंबर पे है अगर हम संसद की बात करें, और मंत्रिमंडल में 169वें स्थान पे है। ठीक है, नवाचार सूचकांक में आप देख सकते हैं स्विट्जरलैंड पहले नंबर पे है, स्वीडन दूसरे नंबर पे, यूएसए तीसरे नंबर पे, और भारत इसमें 48वें नंबर पे है। तो भारत का याद रखिएगा, भारत 48वें नंबर पे है वैश्विक नवाचार सूचकांक में, और पहले नंबर पे स्विट्जरलैंड। तो फ्रेंड, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।